नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिजिटल इकोनॉमी, पैसे का आसान लेन देन, तो फिर फ्रॉड करने का भी बेहद आसान तरीका डिजिटल इकोनॉमी में आ चुका है। आज के इस खास वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक नेशनल लेवल टूर गाइड के साथ पूरे 4 लाख रुपए की फ्रॉड अलग अलग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किया गया है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे कि किस प्रकार से भारत में स्कैम्स का ये पूरा खेल चल रहा है और किस प्रकार से हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समझदार लोग भी स्कैमर्स के चंगुल में फंस रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सरकार डिजिटलाइजेशन करने का श्रेय लेती है वही सरकार बुरे समय में किस प्रकार से अपनी जनता और बैंक से कस्टमर्स को स्कैमर्स के भरोसे छोड़ देती है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड जयेंद्र राज गौर साहब का। बड़े सीनियर गाइड हैं, अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ ज्यादातर काम करते हैं, कई वर्षों से टूरिज्म से जुड़े हुए हैं और उनके साथ आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड प्लस एसबीआई के क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने ले रखे थे उनमें से उनका पैसा डेबिट हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वह पूरी स्टोरी एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पर शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका राजगौर साहब। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा धर्मवीर भाई ने बताया, मेरा नाम जयेंद्र राज गौड़ है और 9 अगस्त को रिसेंटली मैं साइबर क्राइम फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ। मेरे दोनों कार्ड स्कैम हुए। 9 अगस्त की वो सुबह 11 बजे मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड कैंसिल कराना था। वो कार्ड मुझे नहीं मिला, उसका नंबर मेरे पास लिखा हुआ था, कार्ड नंबर। तो मैंने गूगल से वो नंबर लिया उनके कॉल सेंटर का। ऑटोमेटिकली वो जो कॉल थी वो स्कैमर के पास गई। उसने मुझसे कार्ड की डिटेल पूछी, जो मैंने उसको खाली अपना कार्ड नंबर बताया। एक्सपायरी पूछी, जो मैंने बता दी थी, जो मुझे नहीं बतानी थी। उसके बाद वो कार्ड स्कैम हो गया। धड़ाधड़ धड़ाधड़ पहला ट्रांजैक्शन कटा 51,000 रुपए का, दूसरा 41,000 का, और उसके बाद 5110 रुपए 50 पैसे, इस तरह से के 60 ट्रांजैक्शन हुए। और इन 60 ट्रांजैक्शन के दौरान मुझे बैंक से कोई अलर्ट कॉल नहीं आया। फोन चूंकि मेरा हैंग था, मैं देख रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ कि मेरा पैसा कट रहा है। तो स्कैमर कह रहा है कि नहीं सर, वो तो पैसा हमें बैलेंस जीरो करना होता है, उसके बाद आपका पैसा वापस ट्रांसफर हो जाएगा। एनीवे, बात यहाँ तक नहीं रुकी। उन्होंने मुझे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। आप सब लोग ध्यान रखिए, इस ऐप से आप सबको दूर रहना है, क्योंकि ये एक अपना YouTube चैनल है, नेशनल मीडिया है, इसलिए मैं सारी बातें सच और साफ कहना पसंद करूंगा। वो ऐप मैंने डाउनलोड करी और वो ऐप डाउनलोड होते ही मेरा डेबिट कार्ड भी क्लोन हो गया। डेबिट कार्ड क्लोन होने के बाद मेरे पास 2 फोन से बैंक से 2 बार फोन आया, आईसीआईसी बैंक से, जो अलर्ट के लिए फोन आता है, बट वो फोन मैं नहीं उठा पाया बिकॉज मेरा फोन हैंग था। इस बीच में स्कैमर ने मेरी जो इंटरनेट बैंकिंग है वो एक्सेस कर ली, क्योंकि उसको पूरा कार्ड क्लोन होके दिख रहा था। थर्ड फोन जब आया तब मेरी बात बैंक ऑफिसर से हुई। आईसीआईसी बैंक के जो कस्टमर केयर की जो स्टाफ थी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि सर 99,000 का एक ट्रांजैक्शन हुआ है आपके डेबिट कार्ड पे, उसके बाद 70,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन हुआ है और अभी 99,000 का दोबारा हुआ है। उसी समय मैंने उनको कहा कि ये तीनों ट्रांजैक्शन मैंने नहीं करे हैं, मेरा फोन फ्रॉड हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कोई ऐप डाउनलोड करी थी? मैंने उनको बोला जी हाँ करी थी, उसका नाम है एनीडेस्क। एनीडेस्क याद रखिएगा प्लीज। उसके बाद मेरे पास जैसा कि एसएमएस आते हैं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। मैंने तुरंत देर ना करते हुए एसबीआई को फोन लगाया और कस्टमर केयर में आईसीआईसी में दोबारा बात करी। तब तक आईसीआईसी बैंक ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया था। पहले वाले कार्ड की चूंकि क्रेडिट लिमिट 1,34,000 थी और उसमें करीब 1,32,000
700 कुछ का ट्रांजैक्शन जहां तक मुझे याद है हो चुका था, तो वो ब्लॉक के बराबर ही कार्ड हो गया, क्योंकि उसमें मेरे जो पैसे बचे वो खाली मेरे ख्याल से 1400 रुपए या 1500 रुपए बचे थे। एक पोर्टल पे नंबर आता है साइबर क्राइम का, साइबर क्राइम पुलिस का, उस पर भी मैंने फोन किया, लेकिन उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट तो लिख ली, मेरे दोनों क्रेडिट डेबिट कार्ड के नंबर लिखे, फिर ऑनलाइन कंप्लेंट करने को कहा जो मैंने करी। उसके बाद उन्होंने वो जो केस था वो द्वारका थाने में रेफर कर दिया। द्वारका थाने से आज तक मेरे पास कोई नंबर नहीं आया। पुलिस कंप्लेंट का नंबर था 3080-822-000-889। उन्होंने मुझे एक फोन नंबर दिया, जो फोन मैं कई दिन से मिला रहा हूँ, इस फोन पे कोई फोन नहीं उठाता है। ये फोन नंबर है 8287513200। जो MHA ने नंबर जारी किया है, जो जैसा वो क्लेम करते हैं कि अगर आप इस नंबर पे फोन कर देंगे तो आपका पैसा जिस चैनल में भी जा रहा है वो तुरंत रोक दिया जाएगा। लेकिन जो स्कैमर्स हैं वो बहुत चालाक हैं। ये नंबर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए या याद कर लीजिए। 155260, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी याद होता है। मैं इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, 155260 ये नंबर है। ये जोन वाइज है, वो आपसे जोन पूछेंगे, इसके बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। लेकिन जो स्कैमर्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं, ये मेरा पैसा उन्होंने पेटीएम में डाला, और ये स्कैमर नोएडा में बैठे हुए थे। जितने ट्रांजैक्शन थे क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के, सब उन्होंने पेटीएम में डाला। और किसी का नाम ना लेते हुए मैं एक बात शेयर करूंगा आपसे। मुझे एक बंदे ने बताया जिसको साइबर क्राइम की नॉलेज है, उसने मुझे बताया कि आप अगर ब्रह्मा जी भी उतर आएंगे तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पेटीएम को 60% कट मिलता है, इसमें 40% स्कैमर को मिलता है। मुझे ये नहीं पता कि इस बात में कितनी प्रामाणिकता है, लेकिन पेटीएम एक इस समय बहुत बड़ी संस्था है। पेटीएम में पैसा जाने का मतलब है कि आपका पैसा तुरंत ट्रांसफर हो गया। अगर वो किसी बैंक में पैसा डालते तो जितने ट्रांजेक्शन बैंक के होते हैं वो रात को उनको पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, लेकिन वो अगली सुबह आपके अकाउंट में आता है, रात को 12 बजे के बाद वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेकिन स्कैमर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, उन्होंने पेटीएम वॉलेट में पैसे डाले और वहां से उन्होंने पैसे निकाल लिए। दोनों बैंक्स को मैंने फोन किया। स्टेट बैंक वॉज पैथेटिक, उनके जब भी मैंने उनको फोन किया हर बार वो कंफ्यूज थे। कॉल सेंटर को उनके कुछ नहीं पता, हर बार मुझे नया सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिया गया। जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला तब उनका फोन आया स्टेट बैंक वालों का। जब मैंने ट्वीट किए, और धर्मवीर भाई ने भी मेरी बड़ी हेल्प करी ट्वीट करने में, रीट्वीट करने में, तो कुछ आ, आ, जो ट्विटर अकाउंट्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा हो तो इन पे ट्वीट करें। हालांकि अगर पेटीएम वॉलेट में पैसा गया है तो पैसा लेने की उम्मीद ना के बराबर है। ये हाल खासतौर से आईसीआईसी बैंक से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वहां पे फैमिली अकाउंट है, प्रीमियम कस्टमर हूं, और इसके बाद भी उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। और एज ए प्रोटेस्ट मैं वेट करूंगा, अगर मेरा पैसा रिकवर नहीं होता है तो मेरी जितनी फिक्स डिपॉजिट हैं वो मैं सारी वहां से हटा लूंगा, अपना डीमेट अकाउंट बंद करूंगा वहां से, और अपना फैमिली अकाउंट भी बंद करके किसी और बैंक में शिफ्ट करूंगा। जी धर्मवीर जी। एक्चुअली क्या है कि आपने बहुत सारी घटनाएं एक साथ क्लब कर दी हैं, तो मैं हमारी दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि ये हम एक तरीके से एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं मैं और आप, जिससे कि हम लोग अपने दर्शकों को सावधान कर सकें, अलर्ट कर सकें कि वो कम से कम उस तरीके के झांसे में नहीं आए जिसके झांसे में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आप आ गए हैं। और आपको भी बहुत अच्छी खासी चपत इस पूरे फ्रॉड के द्वारा लग चुकी है। 4 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती, और जैसे देश के हालात हैं और जैसी यहाँ पे सर्विलांस है, पुलिसिंग है, उसमें ऐसी उम्मीद भी ना के बराबर ही है। आप खुद भी इतने डिसअपॉइंटेड हैं और हमें भी ऐसा ही लगता है कि अब शायद ही कभी आपके पैसे वापस आ पाएंगे। जो भी डैमेज था वो डैमेज हो चुका है। तो एक एक करके हम थोड़ी सी घटनाएं समझने की कोशिश करेंगे कि ये अचानक से हुआ कैसे, क्योंकि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत दुनिया आपने देखी है, घूमते हैं, बाहर जाते रहते हैं, विदेशियों के साथ आप काम करते हैं गौर साहब। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या, एक एक करके आप मुझे बताइए कि क्या जो एसबीआई के साथ जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो फ्रॉड हुआ है, उसमें क्या इसलिए फ्रॉड हुआ कि आप कोई क्रेडिट कार्ड नया परचेज कर रहे थे, इस वजह से ये फ्रॉड हुआ है, या पुराना क्रेडिट कार्ड था एसबीआई का, उसमें फिर ये फ्रॉड हुआ है?
पुराने कार्ड में फ्रॉड हुआ है धर्मवीर भाई, और वो कार्ड एक्चुअली मैं कैंसिल करना चाह रहा था, और भाग्य की विडंबना आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले उस कार्ड की क्रेडिट लिमिट बैंक ने बढ़ाई थी। उसकी 90,000 रुपए लिमिट थी, उन्होंने 1,36,000 रुपए करी। शायद नियति को यही मंजूर था कि मेरे ज्यादा पैसे कटे, और उस कार्ड को कैंसिल करने के लिए मैंने फोन किया। एक चीज मैं और बड़ी सावधानी से कहना चाहूंगा दर्शकों को, कभी भी गूगल से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कंपनी का नंबर ना उठाएं। आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा है वो नंबर ऑथेंटिक है। ओके। कभी भी बैंक का कर्मचारी आपसे आपका सीवीवी नंबर या कार्ड एक्सपायरी नहीं पूछेगा। अगर वो पूछ रहा है तो वो फ्रॉड है। बेसिकली ये हुआ कि आप अपने कार्ड को कैंसिल कराना चाहते थे, तो कैंसिल कराने के लिए आप गूगल पर गए, गूगल पर आपने लिखा एसबीआई क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर। वहां पर जो नंबर आपको मिला, आपने सीधा वो नंबर डायल किया, और उस नंबर पर जो बंदा आपसे बात कर रहा था उसने आपसे ये पूरी डिटेल्स ली और उसने वो ट्रांजेक्शन्स की। आप ऐसे कह रहे हैं? जी हाँ, स्कैमर था वो। जी। हाँ, उसके बाद उसने बोला कि हमें गारंटी चाहिए होती है, तो आपके पास कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है? तो डेबिट कार्ड जैसे ही मैंने निकाला है, टेबल पे रखा है, वो क्लोन हुआ है क्रेडिट डेबिट कार्ड। नहीं, टेबल पर रखते उससे ही पहले उससे पहले मैं एनी डेस्क जो ऐप थी वो उन्होंने मुझे डाउनलोड करने के लिए बोला था। एनी डेस्क का जहां तक मैं समझ पाया, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो ऐप अपलोड करने का मतलब है कि जो भी आपके गतिविधियां हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैमर देख सकते हैं। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं। एनी डेस्क दरअसल एक ऐसा ऐप है जो कि अगर आप अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके जरिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस देना चाहें तो आपके पूरे के पूरे लैपटॉप का एक्सेस उस पार्टी के पास चला जाता है। आपकी स्क्रीन पर जी जो हाँ। कुछ भी आपको दिख रहा है, जो आप खुद कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर काम, सेम वही काम एनी डेस्क के जरिए थर्ड पार्टी जो जो कोई भी बैठा है, जिसको आपने अपने उसका एक्सेस दे दिया है लैपटॉप का, तो वो आपके लैपटॉप को सेम टू सेम ऐसे ही ऑपरेट कर सकते हैं जिस प्रकार से आप ऑपरेट करते हैं। आप उसी जी एनी जी डेस्क की धर्मवीर। बात कर रहे हैं गौर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी तो की बात कर। तो इसका मतलब आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स उस समय आपके लैपटॉप में मौजूद थी और आपने लैपटॉप में एनी डेस्क ऐप डाला या फिर आपने अपने मोबाइल में एनी डेस्क ऐप डाला? हाँ, मैं उसी बात पे आपको बताना चाह रहा था कि गनीमत थी कि मेरे पास आईफोन है, उसमें वो मैंने एनी डेस्क डाउनलोड किया। अगर एंड्रॉयड होता तो वो मेरा पूरा बैंक अकाउंट साफ कर सकते थे एक झटके में, क्योंकि वो पूरा जो एक्सेस था मेरे फोन का पूरा उनके पास चला जाता। जी। तो आईफोन से ये बचत हो गई कि जो मेरा बल्क अमाउंट था वो बच गया। लेकिन वो रोकते रोकते 2,68,000 रुपए मेरे निकल चुके थे तब तक। आपके साथ फ्रॉड हो गया, उसके बाद अभी 9 अगस्त की आप बात बता रहे हैं और जब मैं आपसे वीडियो कॉल कर रहा हूं, जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दरअसल आज 20 अगस्त है। तो इस बीच पूरा जो आपने जो 10 दिन 11 दिन आपने प्रयास किए अपने पैसे को रिकवर करने के, इसमें आपने किस किस को फोन किया, किस किस को कॉल किया, कहां से फोन आया, कहां से किसी ने भी आपको कोई एश्योरेंस दी कि हम आपकी कोई हेल्प करेंगे इस मामले में? धर्मवीर जी, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। 9 तारीख को याद होगा आपको, मुहर्रम था। 10 तारीख को मैंने जाके आईसीआईसी बैंक में कंप्लेंट दर्ज कराई। एसबीआई की ब्रांच में गया तो उन्होंने कहा कि हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे यहाँ पे, आप कॉल सेंटर फोन करिए। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कॉल सेंटर में जब एसबीआई के फोन किया तो तीसरे दिन वो मुझे बता रहे हैं कि एक और फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म आप डाउनलोड करिए। इससे पहले मैं 3-4 बार रोज फोन कर चुका था एसबीआई के कॉल सेंटर को, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कोई फॉर्म भरना होता है। उसके बाद फिर जब मुझे पता चला कि फॉर्म भरना है और उसके साथ पुलिस की रिपोर्ट अटैच करनी है, तब वो मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके एसबीआई को भेजा। कई मेल्स उसमें बाउंस हो गई बिकॉज जो मुझे ईमेल एड्रेस दिए गए थे वो गलत थे। उसके बाद मैंने रिसर्च करी, फिर मैंने जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो करेक्ट ईमेल एड्रेस मैंने लिखे, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। आईसीआईसी बैंक ने तुरंत एक्शन लिया। जब मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपका जो बल्क अमाउंट है उसकी आप एफडी करा लीजिए और अपनी पत्नी की भी करा लीजिए। तो मरता क्या ना करता, मैंने वो दोनों एफडीज भी करा दी। तो एक बड़े अमाउंट की एफडी उनको मिल गई, और मेरे दिल में थोड़ा अश्योरेंस था कि जब मैं इतना बड़ा अमाउंट इनको एफडी के लिए दे रहा हूँ तो मेरे साथ जस्टिस जरूर होगी। जब भी मैं फोन करता था
तो कॉल सेंटर वाले ये कहते थे कि सर हमारे पास एक्सेस नहीं है इस चीज का कि हम आपको बताएं, हमारी अथॉरिटी नहीं है कि हम आपके साथ शेयर करें, हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि हमारी टीम पेटीएम के कांटेक्ट में है, दैट्स इट। ने जो रवैया अपनाया दोनों बैंकों ने, वो मुझे लगा कि दे आर नॉट कस्टमर फ्रेंडली, दे आर स्कैमर फ्रेंडली। और साहब आपकी हमने बातें सुनी, आप कह रहे हैं कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था, आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड था, इनसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो आपने इन दोनों बैंक्स को कांटेक्ट किया, इन दोनों बैंक से बात की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नंबर दिया है उस पर भी आपने कंप्लेन की। इसके अलावा आप बार बार कह रहे हैं कि पेटीएम में पूरा ट्रांसफर हुआ, क्या आपने डायरेक्ट पेटीएम में बात करने की कोशिश की किसी से? पेटीएम, एक चीज याद रखें, उनका कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है, खाली आप उनको ट्वीट कर सकते हैं, उनका ईमेल तक नहीं है पेटीएम का। जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं, जैसे कि पुलिस है, जिस थाना क्षेत्र में आप रहते होंगे, जब आप वहां पुलिस के पास गए, उनका व्यवहार कैसा था और उन्होंने इस मामले में आपकी क्या हेल्प की? पुलिस का व्यवहार हमेशा नेग्लिजेंट है। अगर आप थाने में जाएंगे, वो आपको ये कह के टरका देंगे कि आपका पैसा कहाँ से मिल जाएगा, 3000 केस तो वैसे ही पेंडिंग में है। जी। गनीमत है कि साइबर क्राइम ने कंप्लेंट ले ली, वो उसके बाद भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, वो द्वारका में कंप्लेंट उन्होंने ट्रांसफर कर दी। जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपसे शेयर किया उस पर कोई फोन नहीं उठा रहा है, मैं रोज फोन ट्राई कर रहा हूँ, उस पर कोई फोन नहीं उठाता उसके ऊपर। पुलिस को अगर आप ज्यादा परेशान करेंगे तो पुलिस आपको परेशान करेगी। पुलिस से भी आपको इस मामले में कोई हेल्प नहीं मिली? पुलिस ने जीरो एफआईआर नहीं दर्ज की? उस जीरो एफआईआर के बेसिस पे उन्होंने वो ट्रैकिंग नहीं की कि किस अकाउंट में वो पैसा गया, किसने ये कुछ पूरा? नहीं किया, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके बाद आपने कमिश्नर ऑफ पुलिस जो दिल्ली हैं उनको ट्विटर पे जाके कंप्लेन की होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आपने गुहार लगाई होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसके अलावा वो निर्मला सीतारमन है जो वित्त मंत्री हैं। इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं जो कि ट्विटर पर अवेलेबल हैं, और ऐसा दावा है कि यह लोग बिल्कुल पलक झपकते ही आपके साथ खड़े हैं और 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। इन लोगों से आपने कोई अपील की, कोई रिक्वेस्ट की? निर्मला सीतारमन जी को मैंने ट्वीट किया था, कोई जवाब नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ट्वीट किया, कोई जवाब नहीं है। आरबीआई को ट्वीट किया, कोई जवाब नहीं आया। और गृह मंत्री जी को मैंने कुछ नहीं लिखा। प्रधानमंत्री जी को मैंने ट्वीट किया, कोई एक्शन नहीं हुआ उनकी तरफ से। पीएमओ ट्वीट किया, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं। पीएमओ को मेल लिखने की कोशिश करी तो जितने एड्रेसेस हैं वो उस पर मेल बाउंस बैक होके वापस आ गई। वो ये बोल रहे हैं कि ये फेक एड्रेस है, एड्रेस नहीं है ये। इवन मैंने सीपी क्राइम ब्रांच, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच का ईमेल एड्रेस ढूंढ के उनको लिखने की कोशिश करी, वो भी ईमेल गलत है, उनके पास कोई ईमेल नहीं गया, बाउंस बैक होके मेरे पास आ गया। मेरा यही तो सवाल है कि जब पेटीएम में इतने स्कैम्स हो रहे हैं तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है सरकार? ऐसा तो नहीं है कि वो पेटीएम के अकाउंट सारे फर्जी होंगे या टेम्परेरी होंगे, तो कुछ ना कुछ घपला है जो हम आम इंसानों को नहीं पता है। हम तो भाई कॉमन मैन है, अपनी रोटी कमा रहे हैं, अपने घर आके अपने बच्चे पाल रहे हैं, हमें इन टेक्निकल चीजों का तो पता ही नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना होता, या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया ना होता और मैं ना लिखता सोशल मीडिया पे, तो इतनी भी सुनवाई नहीं होती जी। कि मेरे पास कम से कम फोन तो आया बैंक से। लेकिन गजब ये है गौर साहब, फोन आया, दुरुस्त बात है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप देश की राजधानी में रहते हैं। अगर राजधानी की ही पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है, तो फिर जो दूर दराज के इलाकों में, अगर किसी पिछड़े हुए इलाके में किसी के साथ फ्रॉड होता है, तो उस मामले में तो बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, कोई पुलिस हेल्प नहीं कर रही। और ये तो स्कैम उनको पता है, नोएडा में हुआ है। फर्ज करिए अगर ये स्कैम बिहार में होता तो वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते कि वो तो बहुत दूर की स्टेट है जी, हमारी नहीं है। अब नोएडा तो एनसीआर में आता है मेरे भाई। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप स्लोगन देखें तो कहते हैं ख्याल आपका, लेकिन मुझे लगता है कि ख्याल स्कैमर्स का है, कस्टमर का नहीं। इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी उस चीज को बोलते हैं सबके सामने मीडिया में कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर विद इन 24 आवर्स अगर आप अपने बैंक को बता देते हैं। लेकिन ये सब मुझे लगता है किताबी बातें जी। मतलब हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं और दिखाने के दूसरे हैं, ग्राहकों को फांसने के लिए अलग हाथी के दांत हैं। जी। क्योंकि मुझे चोट लगी है तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। जी। नंबर 1,
किसी भी ऐप से आप दूर रहिए। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि ये ऐप डाउनलोड करनी है, वो बंदा निश्चित फ्रॉड है, नंबर 1। नंबर 2, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड में जब सेटिंग्स में जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है मैनेज योर कार्ड लिमिट। मेरा सजेशन ये है कि डेली की लिमिट आप अपनी 5,000 रुपए की रखें डेबिट कार्ड में, और 2-3 हजार रुपए की रखें क्रेडिट कार्ड में। अगर आपको आवश्यकता है लिमिट बढ़ाने की, तो आप उसी समय लिमिट बढ़ा सकते हैं, किसी भी समय। अगर मुझे ये चीजें पहले पता होती तो शायद मैं अपने कार्ड को प्रोटेक्ट करके चलता, ये ना होता मेरे साथ। सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन नंबर, किसी भी हालत में आपसे कोई बैंक का कर्मचारी नहीं पूछता है, और अगर कोई पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आपको समझ जाना चाहिए कि वो फ्रॉड है। अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को संभाल के अपनी कस्टडी में रखें। अगर खो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड, तो तुरंत अपनी, अगर आपके पास मोबाइल ऐप है, उस पे ऑप्शन है, आप अपना कार्ड जाके उसको ब्लॉक कर सकते हैं तुरंत, बिना किसी कॉल सेंटर को फोन किए। आप समय ना गंवाएं, अपनी फोन बैंकिंग पे जाएं और उसको फटाफट ब्लॉक करें। यही और अगर आपके बैंक में बल्क पैसे हैं, या तो आप इसकी फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए, तो वो बल्क पैसा आपका सेफ रहेगा, बिकॉज आपकी एफडी कोई नहीं चुरा सकता। नहीं तो वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। वो आपका अपना फाइनेंशियल डिसीजन है, जैसा आप करना चाहें। ये कुछ चीजें हैं जो सतर्कता में सुरक्षा है, और इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि कम से कम दर्शकों को बेनिफिट मिले। आप हमारे साथ जुड़े गौर साहब। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस और बाकी जो बैंक हैं वो आपके साथ थोड़ा सा और बेहतरी से पेश आएं, और आपको जो ये पूरा फ्रॉड हुआ है इसमें आपका पैसा कैसे भी रिकवर कराने में आपकी सहायता करें, और आपको पैसा ये वापस मिल जाए। हम ये उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आपके इस एक्सपीरियंस से जरूर सीखेंगे, और वह किसी भी थर्ड पार्टी को अपने मोबाइल फोन या फिर अपना लैपटॉप या आईपैड का एक्सेस किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी को नहीं देंगे जिसको वो जानते नहीं है। ना ही इस तरीके से कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल अपने आईफोन और इसमें आईपैड और लैपटॉप में सेव करके रखेंगे, जिससे कि उनके साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड हो जाए। धर्मवीर जी, आपको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।